तो हुड्डा साहब से कभी मिले हैं आप? जी मिली हूँ, बहुत बार मिली हूँ। कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं। लेकिन जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी जी तो आपने हुड्डा साहब के कैंप में ज्वाइन नहीं की, आपने दूसरे धड़े में ज्वाइन किया। बहरहाल इसका तो जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते। संपूर्ण सहयोग दिया रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, और फिर एक लाजमी सी बात थी कि जब वही इसके लिए प्रेरणा देने वाले थे, वही इसके लिए आगे मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, तो उन्हीं के। बच्चे पढ़ लिख के करेंगे क्या? रोजगार तो है नहीं। ये सरकार की मतलब सोच है कि आप करोगे क्या, नौकरी तो हम देंगे नहीं। अब अगर मेरे जैसा कोई समझदार व्यक्ति या आप जैसा कोई समझदार व्यक्ति या कोई और जिसने पढ़ाई कर ली है, जिसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि हाँ हर एक प्रत्येक बच्चे का पढ़ना चाहिए, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका ये एक क्या कहूँ बेसिक राइट है, वो तो मिलना चाहिए। सुरजेवाला साहब उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए आपकी जितनी होनी चाहिए थी। मैं तो ये कहूँगी जिसने अल्टीमेटली टिकट दी उनसे पूछना चाहिए ये सवाल। ये 2011 में मैं गई हूँ, 2016 में मैं उस समय तो आपकी पार्टी की सरकार थी हरियाणा में। हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि भाई नहीं थी, बिल्कुल थी, हमारी पार्टी की सरकार थी। उस साल भी मेरे कम नंबर लगे, उसके बाद भी मेरे वो नंबर कम लगे। हाँ जी, और मैं इसको बड़े दावे के साथ बोलती हूँ, सिर्फ मेरिट यहाँ नहीं है, हरियाणा में नहीं है। मेरिट के आपके पास मैरिटल अलायंसेस के लिए भी फ़ोन आएंगे, आपके पास कई तरीके के फ़ोन आते हैं। हाँ, मेरे पास आया था 2011 में। आई वॉज अनमैरिड एंड आई गॉट मैरिटल अलायंसेस कॉल कि आपका सिलेक्शन करवा देंगे, सिलेक्शन करवा देंगे, ब्याह दो छोरी नहीं, ये है वो है, ये सब आया था। और इसके चलते चलते एक बार ऐसा मौका आया, आप राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आपको चलने का मौका मिला। वो कैसे आपको मौका मिला? राहुल गांधी जी का मुझे पत्र मिला था, ईमेल मिला था, और उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो मुझे उस समय लगा कि देश के इतने बड़े नेता हैं और किसी कॉज के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, चल रहे हैं, और मिलना चाहिए, बात अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी प्रदेश के युवाओं की लड़ाई लड़ रही थी। द हरियाणा टॉक्स प्रेजेंट्स शी टॉक्स, अ पॉडकास्ट सीरीज डेडिकेटेड टू women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। शी टॉक्स की श्रृंखला में आज हमारी विशेष मेहमान है पॉडकास्ट के अंदर श्वेता डुल। आप फायर बैंड एक्टिविस्ट हैं और आपको कई नाम दिए जाते हैं। हरियाणा में बेरोज़गारी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो हरियाणा में है, यानी कि हरियाणा इज़ वन ऑफ द स्टेट्स जहां अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ युवा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, मेरिटोरियस हैं, पर सरकार जो है या तो जॉब वैकेंसी नहीं निकाल रही, अगर निकाल रही है तो पेपरों में इतनी गड़बड़ियाँ हैं, और उनका एक ही सहारा श्वेता डुल। श्वेता डुल जब बोलती हैं सोशल मीडिया पर, पंचायतों में जाकर के, सभी ध्यान लगाकर सुनते हैं। आप भी ध्यान लगाकर सुनिए। आज हम श्वेता डुल से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आपसे रिलेटेड, हरियाणा के भविष्य से रिलेटेड। श्वेता जी, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सत सिंह जी। जी श्वेता जी, आप कैथल से चल के आए स्पेशली और हमारे स्टूडियो में आए, तो कैथल की हवा तो राजनीतिक अलग ही है। हरियाणा में रोहतक भी एक अपनी जगह रखता है। बिल्कुल। तो रोहतक के बारे में वैसे क्या सुनते रहते हो आप? रोहतक से हमारे सीएम साहब रह चुके हैं 2 बार के, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। रोहतक एक राजनीति का गढ़ रहा है पुराने समय से, अच्छे अच्छे इन्होंने राजनेता दिए हैं। जी। तो हुड्डा साहब से कभी मिले हैं आप? जी मिली हूँ, बहुत बार मिली हूँ। कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं। देखिए, जो व्यक्तित्व पार्टी से बढ़कर, पार्टी से ऊपर होकर अपने आप को ऐसे दिखा दे पूरे हरियाणा में, तो आप समझ सकते हैं कि मजबूत रहे हैं, प्रभावशाली रहे हैं, ऐसे नेता रहे हैं। और आप सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, जो आपकी विशेष पहचान है, बड़ी पहचान है, और जो हरियाणा की आप वॉइस हैं। लेकिन जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी जी, तो आपने हुड्डा साहब के कैंप में ज्वाइन नहीं की, आपने दूसरे धड़े में ज्वाइन की। इसके पीछे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है तो मैं पहले ही पूछ डालते हैं। बहरहाल इसका तो जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, और इसका जवाब कुछ इस प्रकार है कि मैंने कोई सोच समझ के एक्टिविज़म शुरू नहीं किया था।
मैं जब एक्टिविज़म शुरू किया था तो मैं खुद भुगत भोगी थी उस चीज़ में। तो उस चीज़ में जिसने सबसे पहले मेरा साथ दिया, मेरा केस लड़ा, वो थे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। उनका सामने से मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैं आपका केस लड़ना चाहता हूँ। तो मैं मतलब पॉलिटिक्स में एंट्री करने से जस्ट पहले नहीं, बहुत सालों से उन्हें जानती थी। वो बहुत सालों से बहुत मुद्दों पर मेरा साथ दे रहे थे, मेरे खुद के मुद्दे पर मेरा साथ दे रहे थे। और फिर जब राहुल गांधी जी से मिलना हुआ और थोड़ा माइंड में परिवर्तन सा हुआ कि हाँ, यदि चीज़ों में बदलाव हो सकता है तो वो राजनीति में जाकर ही हो सकता है। जब मन ऐसा बनने लगा तो इसमें संपूर्ण सहयोग दिया रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने। और फिर एक लाजमी सी बात थी कि जब वही इसके लिए प्रेरणा देने वाले थे, वही इसके लिए आगे मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ ज्वाइन। एंड हाउ इज ही एज ए पर्सन? सुरजेवाला साहब के बारे में हम जानते हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक तो ऑब्वियसली रहे हैं, राज्यसभा एमपी भी हैं जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, वकील भी बहुत तगड़े वाले हैं, राहुल गांधी जी के राइट हैंड मैन हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हाउ इज ही एज ए पर्सन? क्योंकि आपने कहा कि आप उनसे प्रभावित हुई। जी, ही इज़ अ वेरी नाइस, लिटरेट, पढ़े लिखे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी समझ रखने वाले, दूरदर्शी और बहुत कम में ज़्यादा समझने वाले नेता हैं। और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब मैं उन्हें अपना गुरु कहती हूँ। वो इसलिए नहीं कहती कि भाई उन्होंने मेरी राजनीति में एंट्री करवा दिया, कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे उनसे सीखने को बहुत मिला। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक लड़की को पहचाना जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा रही थी। कौन जानता था श्वेता ढुल को? कौन है श्वेता? नहीं जानते तो थे, शुरू एक्टिविज्म में जानते थे। 2019 में उन्होंने मुझसे संपर्क किया। 2019 में मैं आई थी। 2019 में मैं अपने मुद्दे के लिए खड़ी हुई थी और बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम सर्कल में। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। कौन आगे बढ़ के ऐसे किसी आम सी लड़की को ये कहे कि तुम बहुत अच्छे कॉज के लिए लड़ रही हो और चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ? तो ऐसा तो एक बहुत अच्छा इंसान ही कर सकता है। केस क्या था जिसके लिए सुरजेवाला साहब ने ऑफर किया? वो HCS का केस था, हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच का केस था। उसमें इन्होंने 31 क्वेश्चंस पे कुछ गड़बड़ कर रखी है। वो बहुत लंबा एक मैटर है। तो उसके लिए मैंने केस फाइल किया था हरियाणा हाई कोर्ट, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में, और वो केस आज भी चल रहा है बहरहाल। तो उस केस में सर ने बहुत मदद की थी। वो खुद इसमें आए थे, वो खुद इसमें लड़े हैं। अच्छा, एक्टिविज्म की बात करें, राजनीति पर हम दोबारा घूम करके आएंगे, लेकिन अभी एक्टिविज्म जो आपकी मेन पहचान है कि जब कभी आप फेसबुक लाइव आते हैं, यूट्यूब पर आप दिखाई देते हैं, तो शिक्षा की आप बात करते हैं। तो हरियाणा की शिक्षा का क्या हाल है? स्कूल से शुरुआत करते हैं। हमारे अपने मैं बहुत बार आर्टिकल्स पढ़े हैं आपने, जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं उनको लेकर के, टीचर शॉर्टेज को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। तो आखिरकार शिक्षा का क्या हाल है हरियाणा का? शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। दिखाया कुछ जा रहा है, असल धरातल में कुछ और है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4803 सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, 4803 सरकारी स्कूलों का बंद होना। कहाँ तो नए स्कूल बनने चाहिए, स्कूलों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, आधुनिकरण होना चाहिए, स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, वो सब होना चाहिए। कहाँ ये बंद कर रहे हैं? 13 सालों से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, लेकिन 5313 प्राथमिक शिक्षक हटा रहे हैं। अभी पीछे से एक अखबार में खबर थी कि 14,000 प्लस स्कूलों में 15,000 प्लस शिक्षकों की आवश्यकता है। तो आप ये समझे कि शिक्षकों की कितनी भारी मात्रा में आवश्यकता है। और एक इन्होंने एक प्लानिंग सी की हुई है, गेम खेलते हैं ये लोग। क्या करते हैं, मैं सरकार की बात कर रही हूँ, ये सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तो बच्चा स्कूल में नहीं आएगा। बच्चा स्कूल में नहीं आएगा तो कहेंगे कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। स्कूलों में बच्चे नहीं हैं तो कहेंगे कि अब इसको कैसे हम चालू रखें स्कूल को, चलो स्कूल को ताला लगा देते हैं। ये नया फैशन बना हुआ। और उसकी उतनी पूरी ज़मीन वो कहाँ गई? वो बीच में पूरे गांव की ज़मीन, वो इतनी बड़ी ज़मीन पे स्कूल है, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो ये एक ना प्लानिंग के तहत मुझे लगता है हो रहा है। जो हमारी स्ट्रीम्स भी हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। जैसे साइंस स्ट्रीम है जो 11th-12th में पढ़ानी चाहिए, पढ़ा रहे हैं, मेडिकल है, उसमें मान लीजिए बायोलॉजी का टीचर दे देंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स का नहीं देंगे। नॉन मेडिकल है, मैथ्स का नहीं देंगे, एक सब्जेक्ट का नहीं देंगे। एक सब्जेक्ट का नहीं है तो वो सब्जेक्ट स्ट्रीम वहाँ पे चलेगी ही नहीं।
तो वो ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। ऐसे सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। तो बोलने में कुछ है, करने में कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है। और जब ये 4803 स्कूल बंद भी हो रहे थे तो मैंने इसके खिलाफ बड़े व्यापक स्तर पे प्रदर्शन किया था। बहुत सारे स्कूलों के बाहर मैं खुद बैठी थी, धरने प्रदर्शन किए थे। तो कुछ स्कूल तो हम बचा भी पाए थे, लेकिन वही है कि अनफॉर्चुनेटली हम सभी नहीं बचा पाए। जी लेकिन श्वेता जी, बच्चे पढ़ लिख के करेंगे क्या? रोजगार तो है नहीं। नहीं, ये सरकार की मतलब सोच है कि आप करोगे क्या, नौकरी तो हम देंगे नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई पढ़ लिख के करेंगे क्या, नौकरियां तो है नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये तो है नहीं कि पढ़ लिख कर अपनी आवाज भी नहीं उठाएं। अनपढ़ रह गए तो झंडे उठाएंगे। हाँ, तो झंडे तो नहीं उठा सकते हैं। अब अगर मेरे जैसा कोई समझदार व्यक्ति या आप जैसा कोई समझदार व्यक्ति या कोई और जिसने पढ़ाई कर ली है, जिसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि हाँ हर एक प्रत्येक बच्चे का पढ़ना चाहिए, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका ये एक क्या कहूँ बेसिक राइट है, वो तो मिलना चाहिए। तो ऐसे जो समाज में हम जैसे व्यक्तियां, हम लोगों का उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम पढ़ाई के ऊपर, पहली बात शिक्षा के ऊपर जोर दें, ताकि वो अपने सवाल खुद सरकार से करने लगें। सरकार से सवाल करेंगे, कौन देगा नौकरी? नौकरी तो इन्हें देनी पड़ेगी, और तो कहीं ऊपर से उतर के आएंगी नहीं। अब ये थोड़े ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, नौकरियां ये देना नहीं चाहते, HKRN के माध्यम से बैकडोर एंट्री करते रहते हैं। कभी इजराइल में नौकरियां निकाल देंगे, कभी कहीं और नौकरियां निकाल देंगे, बाहर के देशों में नौकरियां निकाल रहे। बाहर के देशों के में नौकरियां ढूंढने के लिए इन्होंने पिछली बार IAS की भी नियुक्ति की थी कि ये IAS इस देश में नौकरी ढूंढेगा, ये IAS इस देश में नौकरी ढूंढेगा। अरे बहुत बड़ा प्रदेश में क्यों नहीं? बहुत बड़ा डेलीगेशन इन्होंने विदेश भेजा था। और इजराइल वाले मुद्दे पर हमारे यहाँ MD यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बेरोजगार ना सिर्फ हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, और वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम 10 लाख दे के आए, हम 8 लाख दे के आए हैं और हमारी तो नौकरी पक्की है, सिर्फ यहाँ में साइन करके जाना है। उसमें भी गड़बड़ियाँ थी। ये सच्चाई है। 10 लाख 8 लाख जो आपने बोला, और दिखाते क्या है? पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी और बिना पर्ची, बिना खर्ची। और इनको अगर कोई कुछ बोल दे तो कह देते हैं भर्ती रोको गैंग। ये भर्ती बेचो गैंग है। भर्ती बेचो गए। yes, yes. बिना खर्ची और बिना पर्ची की सच्चाई क्या क्या वाकई में भाजपा आने के बाद बिना पैसे में नौकरियां मिलती हैं? देखिए, मैं संपूर्ण सच्चाई के साथ इसमें आपको बताती हूँ। कैश फॉर जॉब स्कैम होता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल 2019 14 15 16 की बात होगी शायद, ये तब की बात है। कैश फॉर जॉब स्कैम होता है, उसकी रिपोर्ट विधानसभा में टेबल नहीं की जाती है। उसका एक बहुत बड़ा मामला हुआ था जिसमें बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, चैट्स ये बाहर आ गई थी बड़े बड़े अधिकारियों की, और कोर्ट को पता चला था। कोर्ट CBI इंक्वायरी चाहता था, लेकिन हरियाणा सरकार खुद वहाँ प्रेजेंट होकर कहती है कि हम अपने 3 बड़े उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेंगे और रिपोर्ट आपके पास सबमिट कर देंगे, विधानसभा में टेबल कर देंगे। आज तक टेबल नहीं हुई। फिर एक हमारे जो HPSC के सेक्रेटरी हैं नागर साहब, वो 1 करोड़ 8 लाख के साथ पकड़े जाते हैं। एक संवैधानिक संस्थान में अपनी टेबल के ऊपर इतनी बड़ी रकम के साथ पकड़े जाते हैं। पेपर लीकेज की आप सुन ही रहे हैं, कितनी सारी अनगिनत घटनाएं। अब तो स्कूलों के तक के पेपर लीक होने लगे हैं, 10वीं 12वीं के भी, वो भी आप सुन रहे होंगे कि बोर्ड तक के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीकेज की। तो कहाँ कह देंगे कि पर्ची खर्ची नहीं है। ये जो सरकार है, ये है जुमले देती है, ये एक स्लोगन देकर छोड़ देती है, बिना पर्ची बिना खर्ची। पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी वहाँ HPSC HSSC के सामने लिख दिया है बोर्ड के आगे। क्यों? बार एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कि हम बार बार देखेंगे और कहेंगे हाँ पारदर्शी। काहे की भर्तियाँ? आप अधिकारी तो यहाँ हरियाणा से बाहर के लगा रहे हैं। मोस्टली जितने अधिकारी लेवल की भर्ती हो रही है उसमें 30, 40, 50% तक सीटें खाली जा रही हैं रिजर्व्ड कैटेगरी की। और जो हमारी जनरल कैटेगरी, क्योंकि बाहर के अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट ही कम्पीट कर सकते हैं, उसमें भारी मात्रा में हरियाणा से बाहर के बच्चों का चयन हो रहा है। जो हमारी ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियां हैं, वहाँ कितना हो रहा है वो आंकड़ा बाहर नहीं आ रहा है जी। और वो भी 5-5 साल की योजनाएं बना के रखते हैं। जो करप्शन है नौकरियों में, वो कोई हरियाणा के लिए नया नहीं है। हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे तो जेल भी काट चुके हैं, और इस तरह के आरोप तो कांग्रेस सरकार जिस पार्टी में आप हैं उस पर भी लगते रहे हैं करप्शन के। तो हरियाणा के लिए कोई नई बात नहीं है। हालांकि बीजेपी को
कांग्रेस रिप्लेस करके लाया इसलिए गया था कि ये शायद बेटर करेंगे, और तीसरी बार लेकर आए हैं। तो ये आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर भी हैं। देखिए, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। हमारी पार्टी पर आरोप थे, इसलिए ही तो भाजपा आई थी, इसलिए तो लोगों ने भाजपा को चुना था। तो भाजपा भी यदि उसमें ठीक चीज़ें नहीं करेगी तो क्या आगे भी भाजपा आती रहेगी? आ तो रही है। ये तो जी वही है कि ईवीएम की बात मत कहना। नहीं, मैं ईवीएम की बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मैं नहीं उसके बारे में बात कर रही ईवीएम हूँ। का होता है वैसे गड़बड़ है कुछ? मैं मेरे हिसाब से नहीं अच्छा, होता। नहीं नहीं, नहीं तो फिर 37 भी क्यों आती? तो मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब मेरा मत ये रहेगा कि ईवीएम नहीं। बहरहाल जो आपने कहा कि आ तो रही है, ये अचानक से आ गए। इनको खुद नहीं पता था कि ये आ जाएंगे। इनको खुद पता था कि भाई हम हार रहे हैं। भाजपा की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस ने खुद को हराया है, और कांग्रेस की हार के बड़े सारे कारण रहे हैं। इसमें जो टिकट बांटने वाले हैं उनकी कार्यशैली। हाँ, कांग्रेस क्यों आ रही है, ये भी सवाल बहुत बड़ा है। उनकी कार्यशैली, उनकी मतलब किसकी? उनकी किसकी? आप समझदार हैं, मैं अब बस आपको कारण बताऊंगी। टिकट वितरण करने वालों की कार्यशैली और उनके गलत फैसले, उनका अति क्या बोले, आत्मविश्वास, अति नियंत्रण, अपने चाटुकारों और अपनों को ही साथ लेकर चलना, सिटिंग गेटिंग, बाकी सभी को साथ लेकर ना चलना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कांग्रेस की हार का। और देखिए, प्रमुख कारण तो यही रहे कि ये जो इन्होंने गलत फैसले लिए, जो ये इनकी कार्यशैली रही, या जो ये अति अहंकार में रहे और खुद ही हराया है। जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ थे जो पार्टी को कंट्रोल कर रहे थे, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला। ऐसा कहा जाता बहुत कॉमनली कि इन फाइटिंग एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सभी की पार्टी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हुड्डा साहब को कोई विशेष दर्जा प्राप्त है या कुमारी शैलजा को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। सभी मिल करके धक्का लगाते, सरकार आती तो फिर बाद में बांट लेते किसको क्या बनना है। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं, आप भी इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझेंगे, और मेरे हिसाब से दर्शक भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानेंगे कि ये जो आपने कहा ना, ये मुट्ठी, ये कंट्रोल कहाँ था? हाँ, जिसको और जिसने डिसीजंस लिए हैं, जिसने भी डिसीजंस लिए हैं, वही जिम्मेदार क्यों नहीं? फिर बाकी सबका आप नाम जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी का भी मेरा भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी आएंगे। हाँ, आप तो भी नाराज हुए थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भाई, जब हमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करनी चाहिए थे, जो हमारे प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस समय में हम उन मुद्दों की बात नहीं कर रहे थे। इलेक्शंस के समय की मैं बात करूँगी, मुद्दे नदारद थे, आप किसी अलग जोन में चल रहे थे। कांग्रेस ने खुद को हराया है, उसका एक बाई प्रोडक्ट है कि भाजपा जीत गई। लेकिन जो माहौल था वो एंटी बीजेपी था, प्रो कांग्रेस तो नहीं था। हाँ। अब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन एकमात्र कांग्रेस था। इनेलो जेजेपी का तो कोई मतलब ही नहीं था। देखिए, वो तो हमने लोकसभा चुनाव से ही देख लिया था, राइट। एंटी था, इसलिए कांग्रेस को बेनिफिट मिला। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लोगों ने काम नहीं कर रखा था, काम बहुत तो नहीं कर रखा था। बहुत सारे लोगों ने धरातल पे काम किया हुआ था, मुद्दे उठाए हुए थे, सब कुछ किया था। लेकिन क्या उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट मिला? मैं वही तो कह रही हूँ कि अपने और अपने चाटुकारों के बारे में सोचेंगे, अति नियंत्रण रखेंगे, अति उत्साह, अति आत्मविश्वास में चलते रहेंगे तो क्या होगा? तो फिर तो अपने अपने रह जाएंगे। फिर पार्टी तो सभी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हमने तो पूरी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया अच्छे से। जब आप टिकट मांग रहे थे कलायत से जी, और देखो पर्सनली, हालांकि हम पत्रकार हैं, हमें किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक पढ़ा लिखा युवा जो युवाओं की आवाज़ उठाता है, शिक्षा के बारे में बात करता है, ऐसे आप नहीं, कोई भी युवा है, और महिला होने के कारण खास करके, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतने लंबे समय तक संघर्षरत रहना। तो ऐसे कैंडिडेट किसी भी पार्टी में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म हो, उनको मौका मिलना चाहिए। देखो, हम तो इसी सपोर्ट में हैं, लेकिन आपको टिकट नहीं मिली, आप बहुत आशावान थे, तो आपकी टिकट कटवाई किसने? ये तो आपको फिर टिकट वितरण करने वालों से, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री उदय भान जी से पूछना चाहिए। कुमारी शैलजा भी उसी कमेटी में थी,
सुरजेवाला साहब भी उसी कमेटी में थे, तो वो आपकी मतलब एक देखो सोशल मीडिया पे ये भी चलाता है कि सुरजेवाला साहब उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए आपकी जितनी होनी चाहिए थी। मैं तो ये कहूँगी जिसने अल्टीमेटली टिकट दी उनसे पूछना चाहिए ये सवाल। हाँ। और एक और बात ये भी है, जो मुझ जैसे लोग होते हैं ना, क्योंकि मैंने इसमें एक स्टेटमेंट भी जारी की थी और मैं उसकी संपूर्ण वो लेती हूँ, राजा का बेटा राजा। हाँ, राजा का बेटा ही राजा बनता है, ये मैंने कहा था। ये भी एक सच्चाई है कि वंशवाद है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, और ये केवल कांग्रेस की सच्चाई नहीं, ये भाजपा की सच्चाई भी है, ये केवल हरियाणा की सच्चाई नहीं, ये संपूर्ण देश की सच्चाई है। ये सच्चाई है। मुझ जैसे लोग होते हैं काम करने के लिए। मुझ जैसे लोग काम करेंगे, इनाम देने के लिए नहीं होते हैं। ये मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी। मुझे टिकट इसलिए नहीं मिली होगी, शायद मैं मेरिटोरियस नहीं होंगी, जेपी का लड़का ज़्यादा मेरिटोरियस होगा, शायद मैंने उतना धरातल पे काम नहीं किया होगा, उसने ज़्यादा काम कर रखा होगा, शायद मैंने युवाओं के मुद्दे इतने नहीं उठाए होंगे, या लाठियाँ नहीं खाई होंगी, या गिरफ्तारियाँ नहीं दी होंगी, या आंदोलन धरने प्रदर्शन नहीं किए होंगे, उन्होंने ज़्यादा किए होंगे, वो ज़्यादा मेरिटोरियस होंगे, उन्हें मिली होगी। तो ये कड़वा सच में आपके एक कारण ये भी है कि आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी वॉइस है, आप हर चीज़ पे रबड़ स्टैम्प की तरह आपको यूज़ नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकते हैं उसके कारण। तो मैं ये आप कड़वी सच्चाई लोगों को इस जवाब के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि जो आम इंसान है ना, अब श्वेता किसी बड़े नेता की बेटी नहीं, श्वेता एक आम से अकाउंटेंट की बेटी। अच्छा, कौन है श्वेता हुड्डा? आपका परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। जी बताती हूँ। तो मैं पहले इसको फिनिश करती हूँ। हाँ। तो मैं एक आम से अकाउंटेंट की बेटी हूँ, ठीक। वो जो राजा है वो अपने साथ वाली कुर्सी पे एकदम से श्वेता को क्यों बिठाएंगे? श्वेता को तो सलग के वहाँ जाना पड़ेगा, पूरी मेहनत करके वहाँ जाना पड़ेगा, और ये हर एक आम इंसान की है सच्चाई। जी, आपने पूछा कौन है श्वेता? हाँ, कौन है श्वेता? आपके परिवार में कौन कौन है? और मैंने आपकी शायद कहीं ना कहीं शायद अपनी प्रोफाइल में लिखा था यू आर ए मदर ऑल्सो। यस यस यस, आई एम मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। आई हैव 2 चिल्ड्रन। मेरे 2 बच्चे हैं, यशस्वी एंड सूर्यादित्य, अभी छोटे हैं। मैं यदि रहने वाली कहाँ के हैं आप? गांव कौन सा है आपका? मैं पाई सिरधा मेरे गांव है, और मैं रहने वाली कैथल ज़िले की हूँ। मेरी स्कूलिंग यदि मैं शुरू से आपको बताऊं तो पहले दिल्ली में हुई है। पहले मैं कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में पढ़ती थी, फिर मैं सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ी हूँ, फिर मैं लाल बहादुर शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर.के.पुरम में पढ़ी हूँ, फिर मैं करनाल आ गई थी, करनाल में प्रताप पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं दयाल सिंह कॉलेज से, मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरा BDS में हुआ था, MBBS में नहीं हुआ था। आपने कब दिया था ये? PMT होता था उस समय? बहुत पुरानी बात है। PMT होता था? यस यस यस, क्योंकि 2000 PMT मैंने भी दिया था 2000 में। मेरे पास मेडिकल थी तो मुझे उसमें PMT होता था। क्लास में होंगी शायद। हाँ। तो मैंने 2002-03 में दिया था। अच्छा, PMT दिया था उसमें। ये तो नीट तो अब आया है। यस, PMT दिया था, लेकिन मेरा BDS में हुआ था। मैं चाहती थी सर्जन बनना, तो लेकिन मैं एक भी साल वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो BSc मैंने की फिर जेनेटिक्स में से हमारे दयाल सिंह कॉलेज करनाल से ही। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट पूरा इस साइड शिफ्ट हो गया कि हम तो अब PhD करेंगे, क्योंकि पहले कोई समझाने वाला नहीं होता, डॉक्टरेट करेंगे। अब तो डॉक्टर लगाना है नाम पे, लेकिन अब रिसर्च स्कॉलर के रूप में लगाना है। फिर उसके बाद मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस दिए, तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 रही हूँ ह्यूमन जीनोमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जी। तो थ्रू आउट मेरिटोरियस रही है? यस, मैं थ्रू आउट हर एक क्लास में फर्स्ट आई हूँ। मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ, 3 साल कॉलेज में मेरी फोटोग्राफ लगी है। फिर उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में आई, लेकिन वही मेरी सारी मैं फ्रेंड्स से बड़ी प्रभावित थी बाय द वे। और ये मैं आज के बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो ये देखते हैं करियर चॉइसेस और बेस्ट करियर कहाँ पे है। मेरी सभी फ्रेंड्स का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ अकेली पढ़ जाऊँगी, पंजाब यूनिवर्सिटी जाके क्या करूँगी, चलो फ्रेंड्स के साथ। मैंने MSc बायोकेमिस्ट्री की उनके साथ, और वहाँ भी मेरा हरियाणा मेरिटोरियस स्कॉलरशिप मिली है, मुझे 2 साल मिली है। जब आप थ्रू आउट एकेडमिक्स ब्रिलियंट रहे हो, तो आज आप HCS और या IAS क्यों नहीं हो? ये कह सकते हैं कि भाई परमात्मा की मर्जी, और तो कुछ नहीं कह सकते। मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है। नेट भी क्वालिफाई? यस। उसके बाद मैंने उसके बाद पता नहीं था करना क्या, सीरियसली। PhD में एडमिशन लिया? नहीं, PhD में नहीं लिया। थोड़ा सा मोहभंग वहाँ से फिर होने लग गया, थोड़ा चंचल सा स्वभाव रहा कि ये नहीं, अब ये करते हैं, ये नहीं अब ये करते। परमात्मा की दया से ऐसा था कि किताब उठाती थी, फटाफट याद हो जाती थी, फटाफट सब फंडास क्लियर हो जाते थे। तो पिताजी ने कहा कि IAS क्यों नहीं देते हो?
मेरे पिताजी ने खुद आईएएस का एग्ज़ाम फेस किया हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पिताजी और मेरे भाई, हम तीनों ने आईएएस यूपीएससी दिया है। यस। तो मेरे पिताजी के साथ ये था कि वो जब उन्होंने दिया था तो बहुत लेट उन्हें पता चला था, और 1983 की बात है, तब 28 से 26 साल उम्र कर दी थी। उसी समय मेरे जो बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई थी, कुछ था वो मैटर। तो बहरहाल तो पापा ने कहा यूपीएससी करो। तो थोड़ा सा और इस साइड हुआ, इंटरेस्ट हुआ। मेरी फ्रेंड्स चली गई लंदन, वो गई वहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ आई तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि एक परिपक्वता, मैच्योरिटी आने की शुरुआत हुई, क्योंकि मैं ओल्ड राजेंद्र नगर से तैयारी कर रही थी। हाँ, मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स थे, ज्योग्राफी और सबसे पहले जोलॉजी ज्योग्राफी, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे ये नहीं था कि मेरा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। मैं गई हूँ अपना हंसते खेलते, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, पेपर दिया, क्लियर हो गया, प्री जाते क्लियर हो गया। प्री मतलब मैं गई हूँ और 3 महीने बाद प्रीलिम्स है और वो क्लियर हो गया। अब प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लेकिन दोनों सब्जेक्ट नहीं आते, कौन से लूँ? सब्जेक्ट की चॉइस तब करनी। तो वो पहली बार के लिए बड़ा मुश्किल था कि, तो पहला ऐसे गया, फिर दूसरे में वो समझ में आया, और तीसरे में जाके इंटरव्यू पे मैं पहुंची थी। फिर उसके बाद मैंने दिया नहीं था। अच्छा, इंटरव्यू तक पहुंच गए थे? यस, मैं 2011 इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ आईएएस का। 2011 में मैंने एचसीएस का इंटरव्यू फेस किया था। फिर उसके बाद आईएएस से मैं हरियाणा में मूव कर गई थी। कुछ फैमिली की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी, यहीं पे आ गए थे। तो एचसीएस में क्या हुआ? एचसीएस मैंने इंटरव्यूज दिए, अब इंटरव्यूज तक जाती थी। फिर उसके बाद पता नहीं मैजिकली मेरे, कौन से साल की बात है? ये 2011 में मैं गई हूँ, 2016 में मैं उस समय तो आपकी पार्टी की सरकार थी हरियाणा में। हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि भाई नहीं थी, बिल्कुल थी, हमारी पार्टी की सरकार थी। उस साल भी मेरे कम नंबर लगे, उसके बाद भी मेरे वो नंबर कम लगे। हाँ जी। अभी तो मुझे किसी के हाथ में होते हैं नंबर लगने? नंबर तो जी वो जो सामने जो पैनल बैठा होता है उनके हाथ में होते हैं नंबर लगने। तो वो भी, अब वो कैसे लगते हैं, क्या होता है उसके पीछे की क्या सच्चाई होती है, वो तो ये है कि थोड़ा अलग सा ही मामला है। क्योंकि आपको मैं कड़वी सच्चाई बताती हूँ जी, क्योंकि मैंने खुद ये फेस किया है और मैं खुद इस चीज़ में से निकली हूँ। सिर्फ मेरिट कहीं पे भी सिलेक्शन का सोल क्राइटेरिया नहीं है, चाहे वो टिकट पाना क्यों ना हो, जैसे मैंने पहले बताया, चाहे वो अधिकारी बनना क्यों ना हो। और मैं इसको बड़े दावे के साथ बोलती हूँ, सिर्फ मेरिट यहाँ नहीं है, हरियाणा में नहीं है। मेरिट के अलावा आपके पास मैरिटल अलायंसेस के लिए भी फ़ोन आएंगे, आपके पास कई तरीके के फ़ोन आते हैं। हाँ, मेरे पास आया था 2011 में, आई वॉज अनमैरिड एंड आई गॉट मैरिटल अलायंसेस कॉल कि आपका सिलेक्शन करवा देंगे, सिलेक्शन करवा देंगे, ब्याह दो, छोरी नहीं, ये है वो है, ये सब आया था, ये सब चीज़ें। और ये बहुत कॉमन था और ये आज भी कॉमन है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ये आज भी नहीं। तब तो ये था ना कि भाई आईएएस बनूंगी मैं, एचसीएस नहीं, डीसी लगना है, यहाँ जाना है। क्यों? मेरे साथ भी जो पढ़ते थे आज विभिन्न प्रदेशों में बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे हैं, अधिकारी हैं बहुत बड़े बड़े, और खुद में भी ये था और खुद के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा था कि आज तक फर्स्ट आई हूँ तो ये क्यों नहीं, ये भी निकालना है। वो फिर होता है कि परिस्थितियाँ, शादी होगी, फिर परिस्थितियाँ अलग सी होगी, फिर उसके बाद बच्चे हो गए, तो महिला के लिए थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है, पर छोड़ा नहीं। मतलब हरियाणा में भी 4-4, 5-5 साल बाद एग्ज़ाम होता था। 2016 में फिर दिया, 2016 में और गड़बड़ मिली, ज़बरदस्त वाली गड़बड़ मिली। फिर तो आंसर कॉपीज़ ही बाहर निकलवा ली, आंसर कॉपी निकाली तो वही 8 का फूल बना रखा है, 7 का Z बना के ERO लिखा हुआ है। अब आप आंसर कॉपी में ऐसे देखोगे, आप क्या कहोगे? क्या कहूँ मैं, कौन सी सरकार, कैसी सरकार, क्या कर रही है सरकार? सभी एक ही है। ये देखिए क्या हुआ था। फिर उसके बाद 2019 में दोबारा दिया, क्योंकि मैं बड़े कम मार्जिन से दोनों बार रही। तो 2019 में फिर हुआ कि अब तो करना ही है, अब तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तब दिया तो 31 क्वेश्चन बुचर कर दिए इन्होंने, किसी का जवाब मिटा दिया, सही सवाल मिटा दिए, गलत सवालों को चलाए जा रहे हैं, और किसी के 2-2 आंसर दे दिए। तो तब तो बस कहते हैं कि सब्र का बांध टूट जाना। एक ही चीज़ बनना चाहती थी मैं, वही तुमने मुझसे ले ली, अब मुझे करना ही नहीं, अब मुझे तुम्हारे खिलाफ लड़ना है। ये 2019 की बात है। फिर मैंने इनके खिलाफ फुल फ्लेज्ड लड़ाई छेड़ दी। अब जब मेरा सपना ही तुमने मुझसे छीन लिया, अब मुझे नहीं बनना है प्रशासनिक अधिकारी, अब तो मुझे उसी कुर्सी पे बैठना है जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो। अब तो मुझे वो पहले कुर्सी हिलानी है और वहाँ पे अब बराबर में जाके बैठना है।
आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, 15 साल बाद कभी तो बैठूंगी, ठीक है ना, और अपने जैसों की मदद करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपने का टूटना बड़ा दुखदाई होता है। और ये मैंने तब मेरे साथ हुआ, तब भी मैंने देखा। और जो बच्चे मेरे पास अप्रोच करते थे कि मैडम ऐसा हो गया है, बहन जी ये हो गया है, बहन जी ऐसे कर रहे हैं, और इतने छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बच्चे बेचारे कोर्ट नहीं जा पाते हैं, आर्थिक तंगियां भी होती हैं, परिवार की कुछ कंडीशंस होती हैं, नहीं जा पाते हैं बच्चे। तो उन लोगों को मैंने देखा कि ये इतना गलत हो रहा है। अपने मुद्दे उठाई रही थी साथ में, चलो भाई तुम्हारा भी, चलो भाई तुम्हारा भी, चलो तुम्हारा भी। तो वो करते 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 एक भर्ती विशेषज्ञ जो हो जाता है, रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट, वो नाम पड़ गया। और यदि कुछ गलत होते देखती हूँ तो बोले बिना रहा नहीं जाता। तो वो प्रवृत्ति शायद बचपन से ही अंदर है। तो कितना मुश्किल है महिला होकर के सड़कों पे निकलना, लाठियाँ खाना, और आप एक भीड़ के साथ होते हो, महिलाओं को भीड़ में और भी बड़ी सारी परेशानियाँ होती, कितना मुश्किल रहता है? देखिए, जो जज्बा है ना लड़ने का, उसको मैं जेंडर के तौर पे स्पेसिफाई नहीं करूँगी। महिला के अंदर भी उतना हो सकता है, पुरुष के अंदर भी उतना ही हो सकता है कि आपके अंदर जज्बा है, आपने इस चीज़ के लिए लड़ जाना है, भिड़ जाना है, आगे फिर कोई हो, सरकार कोई हो, कुछ हो। तो वो जज्बा था, और उसके साथ ही अपने आप ताकत भी आ जाती है। अब एक मकसद मिल गया ना आपको कि अब आपका सब कुछ अगर इन्होंने छीन लिया है तो अब आपको लड़ना है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां रहती हैं, जैसे पुरुषों को बड़ी आज़ादी रहती है कि वो रात को अपना कहीं आंदोलन प्रदर्शन में फंसे हुए हैं तो वो ठहर सकते हैं, कुछ है। महिला होने के नाते घर पे बच्चे भी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सब कुछ है, तो वो हाँ, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। एग्जैक्टली, यस। तो जब आप बीजेपी पार्टी के लिए नासूर बन के, उनको लगा इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, तो आपको क्या धमकियाँ, क्योंकि साम दाम दंड, कुछ लोग समझाने आए होंगे, कुछ लोगों ने ऑफर किया होगा, कुछ लोगों ने दंड भी दिखाया होगा कि बर्बाद कर देंगे, और कुछ लोगों ने आपका मतलब भेद वाली नीति भी अपनाने की कोशिश की होगी, क्या कुछ वैसा हुआ? ये सब कुछ होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। प्रलोभन भी होगा और प्रेशर भी होगा, दोनों चीज़ें होती हैं। अब ये आपके खुद की, आप यहाँ से कितने मजबूत हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक टिक पाएंगे। यदि मैंने कोई गलती कर रखी होगी या मैं कहीं गलत होंगी, तब तो मैं डरूं, मैं बैठूं, मैं दबूं, मैं छुपूं, जब ऐसा कुछ था ही नहीं। फैब्रिकेट भी की जा सकती हैं चीज़ें। फैब्रिकेट करें तो उसके खिलाफ लड़ेंगे। झूठ देखो कितने दिन तक टिकेगा, झूठ तो टिक नहीं सकता ना। चल रहा है कितने दिन तक। मैंने एक चीज़ किसी से पूछी थी, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया। और किससे क्या मैं नाम लेती हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से मैंने पूछा था कि क्या होगा देश का, मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे हम किसी चीज़ के ऊपर एकदम से एक कट्टर होने लग गए हैं, या ये भाईचारे वाली भावना समाप्त होती चली जा रही है, या हम मतलब उतनी समझदारी से चीज़ों को क्यों नहीं देखते हैं, एकदम से लड़ने के, एग्रेशन की उन चीज़ों में क्यों आ जाता है, क्यों हमारे अंदर एग्रेशन भरा जा रहा है, क्यों हमारी पीढ़ियाँ ऐसी होती हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज्ञाता हो रहे हैं, ऐसे क्यों होता जा रहा है। तो सर ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली। सर ने कहा था कि जैसे हमारा भविष्य होता है ना, जीवन काल होता है, मान लो 70, 80, 90, 100 साल का, हम उसमें कई सारे फेजेस देखते हैं, वैसे ही देश का भी होता है। उसके ज़्यादा सालों में चेंज आएगा, लेकिन आएगा तो सही, प्रकृति बैलेंस तो बनाएगी, होम्योस्टेसिस तो होगा, तो वो होगा जब भी होगा। हमें अपने प्रयास कम नहीं करने हैं बस। और इसके चलते चलते एक बार ऐसा मौका आया, आप राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आपको चलने का मौका मिला। वो कैसे आपको मौका मिला, क्योंकि उस समय भारत जोड़ो यात्रा में बहुत बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी के, आप तो बहुत ही शायद नए थे उस समय जी। कैसे आपको मौका मिला और उनके साथ चलने का एक्सपीरियंस, और क्या उसके बाद कभी संपर्क हुआ? राहुल गांधी जी का मुझे पत्र मिला था, ईमेल मिला था, और उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो मुझे उस समय लगा कि देश के इतने बड़े नेता हैं और किसी कॉज के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, चल रहे हैं, और मिलना चाहिए, बात अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी प्रदेश के युवाओं की लड़ाई लड़ रही थी। तो मैं उनके साथ चली, और तकरीबन 35-40 मिनट मैं उनके साथ चली हूँ, और विभिन्न मुद्दों पे बात हुई, और मैंने सारे हरियाणा के जो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं उनके सामने रखे, और उन्हें बड़े ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से। उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने न केवल वो वाले मुद्दे सुने, उन्होंने मेरे बारे में पर्सनली जानना चाहा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती थी, क्या मेरे सपने थे,
और मैं क्यों इस चीज़ में आई, एक्टिविज़म में आई, और मैंने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी, किन किन चैलेंजेस को फेस किया, ये सब कुछ। तो उनका जो वो पर्सनल इंटरेस्ट था वो भी बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने इनफैक्ट मुझे नाम भी दिया फायर ब्रांड एक्टिविस्ट, उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया। तो वो एक्सपीरियंस जो ओवरऑल था वो बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है मेरी राजनीति में आने की नींव वहाँ से कहीं ना कहीं पड़ गई थी, क्योंकि मैं उनसे बड़ी प्रभावित हुई थी। एक राजा समानी है वो, एक आदमी जिसने सारे सुख सुविधा सब कुछ भोगा है, उसके आसपास उसको सब कुछ चीज़ें बताने वाले, हर एक चीज़ करने वाले हैं, वो ज़मीन पर उतर कर चल रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, आम लोगों से, और वो जानना चाह रहा है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो उन प्रॉब्लम का निवारण भी पूछा है कि तुम ही बताओ मुझे कि तुम्हारा निवारण कैसे हो सकता है, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, क्या नहीं। तो वो चीज़ वो सारा जो चीज़ था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे वहीं से ही शायद कहीं ना कहीं नींव पड़ गई थी कि हाँ, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बैठे हैं, जब ऐसे लोग हैं, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए, जाना चाहिए। तो उनके साथ हाथ पकड़ के आप चले, पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने आपको कैप्चर किया, और हरियाणा में तो वो फ्रंट पेज पर था, बहुत सारे, मतलब काफ़ी अच्छी कवरेज मिली। तो ओवरऑल मतलब जब आप उनके साथ, वहाँ एनर्जी का लेवल क्या था उस समय, जिस समय सब हो रहा था? ज़बरदस्त। वो 35-40 मिनट कैसे निकले मुझे पता ही नहीं, वो ऐसे निकल गए। कहाँ से कहाँ तक चले आप? ये करनाल कुरुक्षेत्र के बीच में, कुरुक्षेत्र अम्बाला के बीच में ऐसे था। हाँ, कुरुक्षेत्र अम्बाला के उस समय चली थी मैं। तो एनर्जी ज़बरदस्त थी, समय का पता नहीं चला। उससे पहले बल्कि लग रहा था कि उनकी स्पीड बहुत तेज़ है, उतना मैं भाग भी पाऊंगी, कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। उससे भी बड़ा बहुत बहुत ज़्यादा और भी अच्छा इसलिए लग रहा था, उस समय एक किस्सा हुआ था जी। मैं उनके साथ चल रही थी, और कुछ एक मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, युवा जितने हैं हरियाणा के, टचवुड, भगवान की दया से बड़े अच्छे से जानते पहचानते भी है, सम्मान भी करते हैं, आकर बात भी करते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस भर्ती में आपने ऐसे ऐसे साथ दिया, मेरे परिवार से ये था, मैं था, कुछ भी बताते। तो राहुल गांधी जी चल रहे हैं, राहुल जी नमस्ते, बहन जी नमस्ते। तो वो वाली चीज़ थी ना। तो राहुल गांधी ने देखा, और ये 3-4 बार हो गया। तो उन्होंने जब देखा कि भी कौन है इसको ऐसे बोल रहे, तो आम सी लड़की है, ऐसे इससे कैसे बात। तो वो भी मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, वाह भाई वाह, यूरे भी पागे था। बहुत बढ़िया। नहीं, इस मामले में अपने जो युवा हैं वो कोई हेजिटेशन नहीं है उनको, बिल्कुल कतई नहीं है हेजिटेशन। वो उसके बाहर जो रस्सियां बंधी हुई थी उसके बाहर चल रहे थे, डी से, जो जिस डिग में हम लोग थे, तो वहीं से बिल्कुल रुक्का मार के, वाह भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। खैर, तो एनर्जी ज़बरदस्त थी, बहुत बढ़िया थी। और आप लोगों को तो ये पता है कि हम उस दिन चले हैं। उससे नेक्स्ट डे भी मैं अनएम्प्लॉयमेंट का डेलीगेशन लेके गई थी, 25 लोगों का, राहुल गांधी जी से मिलने के लिए नेक्स्ट डे। ये कहीं पे भी किसी भी अखबार में इसकी फ़ोटोग्राफ कहीं कुछ नहीं आई, कहीं बाहर इसका वीडियो जारी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ एक चिंतन मंच की तरह था कि हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी है, तो क्यों है, और इसके क्या कारण हैं, और इसके लिए क्या समाधान होने चाहिए, और क्या कांग्रेस को करना चाहिए। तो वो नेक्स्ट डे था पूरा, वो मेरे ख्याल से 40 मिनट का सेशन। कौन कौन था उस मीटिंग में? उस मीटिंग में हमारे हरियाणा के सभी दिग्गज बड़े नेता थे, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी। इसके अलावा बाकी हमारे जितने MLAs हैं वो भी थे, पूर्व के और प्रेजेंट भी, और उसके बाद राहुल गांधी जी। कोई इंटरेक्शन हुआ उस दौरान? हाँ, 40 मिनट बात हुई, खूब लंबा इंटरेक्शन था कि क्या इसके कारण हैं बेरोज़गारी के, क्या होना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। तो ये टॉपिक हरियाणा के लिए छोड़ रखा था, और इसमें सबके इनपुट्स लिए, सबसे बातें की राहुल गांधी जी ने, सबके जानने चाहे विचार, और उसके बारे में कांग्रेस पार्टी उसमें क्या कर सकती है ये पूछा। तो हम सब ने अपने विचार दिए। प्रियंका गांधी से कभी मिले हैं? प्रियंका गांधी जी से मेरी एज सच, मतलब मैंने एक कहते हैं बैठकर बात नहीं हुई, एक ऐसे एक्वेंटेंस ज़रूर हुई है, क्योंकि मैं हरियाणा से अलका लांबा जी, जैसे अलका लांबा जी महिला अध्यक्ष हैं हमारी, मैं नेशनल ऑब्जर्वर हूँ जिंदा जिले की, तो उनके साथ ही एक बार उनसे ऐसे मुलाकात हुई थी, 1-2 मिनट की बस। कभी बैठ कर ऐसे बात नहीं हुई।
जी। अच्छा, जब आप राहुल गांधी जी से मुलाकात हो गई थी, जी। राहुल गांधी जी ने आपकी सारी बातों को ध्यान से सुना जैसा जी। आपने बताया, और आपको भी अच्छा लगा कि भाई ऐसे लीडर्स हैं इस पार्टी में जी जो वाकई में कॉमन मैन का कंसर्न रखते हैं, कुछ भाव रखते हैं। फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो ये अब क्या बीजेपी से कभी ऑफर नहीं आया कि भाई बीजेपी भी ज्वाइन कर लो, कांग्रेस ही क्यों? बीजेपी से एक्चुअली एक तो ना जो बेसिक विचारधारा है वो नहीं मिलती मेरी। मैं ये समझती हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है। जो एक बेसिक एक विचारधारा है वो कभी मिलान नहीं हुआ। और चूंकि जब मैंने 2019 का एग्ज़ाम दिया, इससे पहले मैंने एक्टिविज़म नहीं किया। लोग ये बोलते हैं इस्तेपहला क्या था नहीं बोली, ये भी मैं बताना चाहूँ। इस्तेपहला इसलिए नहीं बोली क्योंकि इस्तेपहला मैं खुद स्टूडेंट थी। तो 2019 में जब ये हुआ उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया। तो वो एक बट नेचुरल सी बात है कि सत्ता में जो सरकार है, सत्ता की सरकार के खिलाफ ही बोलना शुरू किया कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, आप ऐसे गलत कर रहे हैं, और वो भी हवा में नहीं, तथ्यों के आधार पे। तो वो एक छवि सी बन गई कि ये तो भाजपा की सरकार के खिलाफ बोलती है। जो भी सरकार सत्ता में बैठी है, गलत कर रही है, उसके खिलाफ मैंने बोलना शुरू किया था। हाँ, एक और बात ये भी है कि उनकी जो बेसिक विचारधारा है उससे मेरा मैच नहीं किया। कौन सी तो बात? फिर मुझे लगा है अब ये थोड़ा कट्टरवादी से हैं, और मैं कहती हूँ कि सहज होना चाहिए। कांग्रेस वाले तो ड्राइंग रूम थोड़े की से- राजनीति करते हैं, मतलब एक तरफ आपके पास ड्राइंग रूम वाले हैं, दूसरी तरफ आपके पास कट्टर वाले हैं। कोई बैलेंस तो होना चाहिए ना। हाँ, तो बैलेंस में मैंने चुन लिया ना फिर। और ऐसा नहीं है, आपने जैसे कहा कि ड्राइंग रूम वाले हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, मैंने बहुत आंदोलन प्रदर्शन किए हैं, मैं धरातल पे उतरी हूँ। जब आप मैंने पुराने सब- हो जाएंगे, इसमें रच बस जाएंगे, हो सकता है अभी ड्राइंग रूम वाले हो आप जाए। अभी नए नए है ना। नहीं, फ्यूचर के बारे में तो ना तो आप जानते हैं ना मैं जानती नहीं, हूँ। मैं तो हमें आपके नहीं पता नेता, है कि मैं हम तो कल आपके क्या नेताओं हो की बात सकते कर रहा हूँ जो हरियाणा के नेता, बताइए कौन नहीं, सा ग्राउंड पे उतरता है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जितने मुद्दे हैं हरियाणा। अब कांग्रेस जीत की पोजीशन में क्यों आई थी? जीत की पोजीशन में किस लिए थी? सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? नौकरियों का था, बेरोजगारी, किसानी का था। किसान आंदोलन वाला भी हुआ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। किसान आंदोलन हुआ, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। भर्तियों का मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा है, अब ये डंकी से आए हैं, ये वाला शिक्षा का मुद्दा था। मुद्दों पर बात करते हैं, जो इंसान मुद्दों पर बात करेगा, ये पार्टी मुद्दों की बात करती है, इसलिए इस पार्टी के साथ मेल हुआ। वहाँ मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है, लोकसभा हवा में बातें की जा रही लोकसभा हैं। में तो बात की थी कांग्रेस ने, लेकिन विधानसभा में तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीच में अपना मोमेंटम खो दिया था। मुद्दों को कहीं ना कहीं भूल देखिए, गए थे। मैं आपकी चीफ बात से ना- मिनिस्टर की लड़ाई पे ज़्यादा जोर हो गया था। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, और इसमें मैं इस चीज़ का बल्कि कहूँगी कि कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग थोड़ा सा पीछे पिछड़ते जा रहे हैं, निष्क्रियता आ रही है नेता प्रतिपक्ष चुनने में भी, और ये सब चीज़ों में भी, कि कोई हार की जिम्मेदारी ले, कोई नीचे उतरे, कुछ बदलाव हो, कुछ नए चेहरे आए। इस सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पार्टी को। एक आपको एक श्लोक सुनाना चाहूँगी, ये महाभारत का है। जब महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता जब पढ़ते हैं, उसका पहला है निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। ये बोलते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। वो कहते हैं, और यही आज कांग्रेस की स्थिति है, इनडिसीजन की स्थिति, अनिर्णय, संशय की स्थिति। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो संशय की स्थिति है ना, ये सबसे खराब है, ये इनडिसीजन की स्थिति है, सबसे खराब है अर्जुन। क्योंकि अर्जुन उस समय डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं इनके खिलाफ लड़ूं या ना लड़ूं, कौरवों के खिलाफ, क्योंकि ये भी मेरे अपने हैं, मैं हथियार रख दूं या मैं लड़ूं, वो संशय की, इनडिसीजन की स्थिति। तो श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि आप लड़ें या ना लड़ें, युद्ध तो होगा, ठीक, लेकिन मैं आपको माध्यम बनाना चाहता हूँ। यही इनडिसीजन की स्थिति पे अभी इस समय कांग्रेस खड़ी है। यहाँ डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये देखा इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, बेशक हम हार गए, रह गए, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो बड़ा है पिछली बार से।
जो लोग हैं वो जुड़े हैं, वोट प्रतिशत तो बढ़ा है। कांग्रेस कब गांडी उठाने वाली है? अर्जुन ने तो उठा लिया था कृष्ण की बात मान के। हाँ, तो हमें ये जो है ना, ये जो निष्क्रियता है, ये तो अब हाईकमांड को ही देखना और है। लीडर ऑफ अपोजिशन कब मिलेगा कांग्रेस को? हाँ, तो यही तो मैंने कहा, ये तो अब हाईकमांड के हाथ में है। अब वो देखें कि कब करना है, क्योंकि एक एक दिन फिर नुकसान में जा रहा है। पार्टी संगठन कब बनेगा? एक एक दिन नुकसान में जा रहा है, और ये तो जल्द बनेगा। ये तो खैर ये बात आई थी। हाँ, ये बात आई थी, इसके बारे में बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाँ, मैं इसकी साक्षी हूँ। मैं जानती हूँ कि इस बात के बारे में काफ़ी गहनता से चर्चा हो रही है, और बहुत जल्द इसके बारे में होगा, गठन होगा। आप जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी उसके मेंबर भी थे जी। तो मैनिफेस्टो तो आपने बनाया, लेकिन जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है, क्योंकि वो तो अखबार में चीज़ें आ जाती हैं, आपका फ़ोटो हमें दिखाई नहीं दिया। मैंने गजब इतने सारे काम कर रखे हैं जहां मैं हमेशा बैकफुट पे रही, और मैं कहीं दिखती मतलब नहीं आप हूँ। रही या आपको रखा गया? देखो दो बातें। हाँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो के यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट स्पोर्ट्स की मेंबर थी, और मैंने उसके लिए बना के दिया था। और यही नहीं, मेरा योगदान वुमेन में भी था, मेरा इसमें भी था, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वाले में भी था, सब जगह था। नहीं थी, कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज एक और बात बताती हूँ आपको, एक और किस्सा बताती हूँ। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले बहुत सारे जो नेता जो हमारे विधानसभा में बैठते हैं, उनको मैं बताती थी कि मुद्दे कौन कौन से हैं। उनके बाकायदा मेरे पास कॉल आते थे, पूछते थे, और मैं देती थी, उनको मटेरियल देती थी कि आपको ये स्टार्ड क्वेश्चन लगाना चाहिए, ये अनस्टार्ड क्वेश्चन लगाना चाहिए, ये मुद्दा है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, और ये सारे इसके सबूत हैं। मटेरियल देते थे? पूरा मटेरियल देती थी, सब कुछ देती थी। मैंने पूरी क्लर्कगिरी करी हुई है, और बहुत सारे लोगों के लिए। तो उस समय तो श्वेता बहुत अच्छी लगती थी उनको? श्वेता हमेशा बहुत सारी अच्छी लगी। हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। श्वेता ने जब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि श्वेता ने एक बार, पॉलिटिशियन नहीं थी ना, बात करने का पता नहीं था मुझे। मतलब आप जैसे यूज होती रही, वो यूज करते रहे? बिल्कुल। मेरे साथ मेरे पास आया भी एक ऑफर आया, मैं नाम नहीं लूँगी, कि तुम मेरी टीम हैंडल कर लो, जो तुम कहोगी वही मैं बोलूँगा, और अपनी मर्जी से 5 लोगों को रख लो, और तुम बताती रहना, ये सब कुछ करती रहना। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, मतलब खरीदना नहीं भाई साहब, मुझे तो आपके साथ बड़ी कुर्सी पे बैठना है। ये मेरा लहजा था बात करने का, पता था नहीं। फिर उन्होंने कट ऑफ कर दिया आपको? तो जो भी है कि वो चीजें छोड़। तो लोकसभा में भी आपने किसी ऐसे लोकसभा एमपी को भी बताया कि क्या स्टार्ट क्वेश्चन पूछने, क्या नहीं पूछने? क्योंकि लोकसभा तक नहीं, विधानसभा में जरूर। तो लोकसभा एक आधा मुद्दा बता विधानसभा में मेरे को खुद भी, मतलब विधानसभा अटेंड करने में बड़ा मज़ा आता था। शुरू में बहुत एक्साइटेड रहती थी कि विधानसभा अटेंड करते हैं, चलो वो हमारे कोई भी विधायक आपको पास दे देंगे, आप वहाँ बैठ के देखो, लॉबी में बैठ के देखो। शुरू में 1-2 बार देखा तो बड़ा एक्साइटमेंट से रही, फिर बाद में मोह भंग होता चला गया। नहीं, उस लेवल की हो ही नहीं रही है। हरकतें देख कर गए। अब देखो ना क्या चल रहा है, गोबर चल रहा है या ये गोहाड़ा की जलेबी चल रही है, और कुछ चल ही नहीं। मतलब आप स्तर देखिए। अभी तो हमें चलो हंसी आ रही है इस चीज़ के ऊपर, आप स्तर देखिए हमारी विधानसभा में क्या हो रहा है। एक विधायक दूसरे विधायक पे इल्ज़ाम लगाता है कि इसने पेट्रोल पंप 10-10, 20-20 लाख में दिलवा दिए। ये कोई राह चलता, कान में बीड़ी टांगे, बुग्गी पे बैठे आदमी ने आरोप नहीं लगाया है। ये एक विधायक ने, जो जनता ने चुन रखा है, दूसरे विधायक पे लगाया। क्या कार्यवाही हुई? इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। हाँ, क्या वहाँ पे कोई क्यों नहीं हुआ? सारी विधानसभा में जो भी वो चीज़ बोली गई, पूरे हरियाणा ने सुनी, पूरे देश ने सुनी, विदेश तक सुन रहे हैं। स्पीकर साहब ने क्या कहा, जब तक कोई रिटर्न कंप्लेंट ना हो तब तक कोई हम इस पे वो नहीं करेंगे। फिर भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि राहगीर ने नहीं कही है वो स्टेटमेंट। वही कह रहा हूँ ना, जो आप देखो कि जब डिफ्लेक्ट करना इशू को तो कैसे किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। हम ओवरऑल अगर देखें, जो विधानसभा का स्तर है, कितने मुद्दों पर बात हो रही है, कौन से मुद्दों पर बात हो रही है, हरियाणा के जनरल हालात कैसे हैं। हरियाणा डेब्ट ट्रैप में फंसने वाला है। हमारे ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। हमारा जो हम जितना कर्जा ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, उसका जो पैसा है वो इंटरेस्ट के पेमेंट में चला जा रहा है। हम कर्जा ले रहे हैं राजस्व के लिए, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रहे हैं। अब कोई नई चीज़ नहीं बनाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेगा प्रदेश आगे? हमारे बच्चे डंकी से वापस आ गए हैं,
और अब हम जाके हम सो के जागते हैं कि हमें कार्रवाई करनी है इन अवैध जो ये भेज रहे हैं बाहर, ये जो खुले बैठे हैं दुकानें अपनी। पहले क्यों नहीं जागे? बेइज्जती हो ली, सब कुछ हो लिया, ये जाग रहे हैं, उनने पकड़े हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सत्सिंह जी, ये ठीक नहीं है। हम सो के जागते हैं, हम घसीटते काम कर रहे हैं, हम नारे दे देते हैं बड़े अच्छे, बिना पर्ची बिना खर्ची, बेटी बचाओ फलाना करो, ये सब हो कुछ रहा नहीं है। श्वेता जी, कलायत आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। कलायत का आपका कोई एक्सपीरियंस बताओ। आपने कलायत को चूज़ किया, वो आपका गांव भी उसी के अंदर है, आपने काम भी बहुत किया, सोशल मीडिया अखबारों से हमें पता लगता है आप कितना एक्टिवली आपने काम किया है, किस तरह से आप गले मिलते हुए, पैर छूते हुए, सारी चीज़ें करते हुए वहाँ पर एक्टिवली। और उस दौरान तो जब ये विधानसभा से पहले मतलब कोई शक ही नहीं था कि टिकट आपको ना मिले। अगर किसी भी अंधे आदमी को भी किसको टिकट मिलनी चाहिए कलायत से, तो एक ही नाम, श्वेता डुल। भाई इस तरह का माहौल था, लोगों की वॉइस भी थी, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी बातें आ जाती हैं, एक ही वॉइस आ रही थी। तो आपको तो दुख हुआ क्योंकि आपने मेहनत की। आपके जो कलायत के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वहाँ का उनका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो आपने पूछा कि कलायत का कैसा। कलायत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ी हूँ दिल्ली, करनाल, और उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र, फिर दोबारा दिल्ली। तो मेरा जो ग्रामीण उससे टच था वो उतना ही था कि छुट्टियों में चले गए, मिल लिए अपने मामा और के चले गए, नहीं तो ताऊ और के चले गए, वहाँ उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। हाँ, भाईचारे की भावना मेरे अंदर शुरू से बहुत ज़्यादा थी, बहनचारे की बहुत ज़्यादा थी। तो मैं गई हूँ, लोगों से मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा, एकदम से जुड़ाव हो गया, एकदम से बेटी बेटी ये सारा कुछ मैं उनकी सुनती थी बैठ के, और अपनी सुनाती भी थी। मतलब इतना नहीं कि भाई कांग्रेस ने वोट दियो, ये करियो, ये कर, नहीं, झूठे वादे नहीं, कुछ नहीं, बैठ के सुनना है। ये तितरम तय देव बनाड़ी सड़क को नहीं बनी है, या कदे को नहीं बन दी, 10 साल हो गए बेटी, हमारे तो पानी नहीं आता, ये टूंटी के कनेक्शन दे दिए और पानी देनी बिल आ जाए, ये गाल टूटी पड़ी है, ये पानी इकट्ठा हो रहा है। तो मतलब बड़े प्यार से उनकी सारी सुनती थी, पेंशन नहीं बन रही, नहीं, बहुत छोटे मुद्दे। और कनेक्टिविटी तब होती है किसी से भी जब आप उनकी बात सुनोगे, आपके दिल को लगेगी और आपकी सच्चाई भी उन्हें दिखेगी। तो मेरी कनेक्टिविटी ऐसे पूरे कलायत से बन गई थी। इसमें एक अनोखी चीज़ हुई थी, वो ये हुई थी जो आज तक नहीं हुई थी, कि जो राजपूत समाज है वो बड़ी भारी मात्रा में मेरे साथ खड़ा हो गया था। तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर मेरे लिए रहा, क्योंकि शायद कम लोग जानते होंगे कि ढुल्स और राजपूत एक ही पीढ़ी से निकल के आए हैं, मडाहट से आए हैं हम लोग। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारी छोरी है और हम तो छोरी के साथ खड़े होंगे, तो किसी पार्टी में जा, तू ना जा, तन टिकट मिलो तू ना मिलो, हम तेरे साथ हैं। तो वो उनका बड़ा पॉजिटिव चीज़ रहा। तो कलायत का इस तरीके से बड़ा मुझे सपोर्ट मिला है, साथ मिला है। और जब टिकट नहीं मिली, जो मेरी टीम थी, जो मेरी इमीडिएट टीम थी, बहुत मायूस, वो क्या करें ना, मानस बरगा दुख, मरे बरगा दुख होया करे, तो वो तो था ही। और कुछ तो बेचारे मेरे इतने भोले भाई हैं, मतलब रोटी नहीं खाई, रोटी ज़बरदस्ती खुआई, अब कोई रो रहा है, किसी के आंसू आ गए, इमोशनल हो गया, क्या करें। तो मैंने यही कहा कि हमें आए हुए इतना समय हुआ है, इतने समय में यदि आज हमारा सब नाम जानते हैं, जो न्यू क्या कर दिया हो, इसने कौन पूछा है, या तो वो अंडा धक्के खाती है, डिस्करेज करने के लिए। एग्जैक्टली, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द बता रही हूँ, या तो वो अंडा, इसने कौन पूछा है। आहो न्यू में लेकर आया के टिकट, न्यू आया कर के उनके हो गया, ओ हो भाई श्वेता ढुल। तो मैंने कहा यहाँ तक तो आए, भगवान का शुक्र मनाओ कि हम यहाँ तक आए, हम आगे भी जाएंगे। जब हम यहाँ तक आए, आगे हम और मेहनत करेंगे। हम कौन सा बैठ रहे हैं, मैं कौन सा बैठने वाली हूँ, कौन नहीं बैठती। मन नहीं आया कि छोड़ो पार्टी? नहीं, कभी थॉट क्रॉस नहीं किया? ये ना, नहीं, लोगों ने कहा भी। मैं इसको मैं इसको वो नहीं कहूँगी कि ये हुआ कि टिकट तो दे को नहीं ने, फिर क्या करना है इसमें रह के, क्यों नहीं करना भाई। इसलिए थोड़ी ज्वाइन करी थी कि अब ये मेरे को एक इमीडिएट अभी फ़ायदा हो जाए तो हो जाए, वरना मैं छोड़ के चल जाए। एक तटस्थ रहने वाली एक चीज़ होती है ना, स्थित प्रज्ञा, कि यहाँ है तो यहीं खड़े हैं और यहीं आकर देकर जाना पड़ेगा, यहीं से लड़ेंगे अपनी लड़ाई। तो वो वाली है मेरे अंदर कि यहाँ खड़ी हूँ और अब पार्टी संकट में है,
अब तो ज़्यादा संकट में है, तो हम यहीं खड़े रहेंगे, यहीं पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं तो अपने आप को पहले, अपने नेता बोलने से पहले, ये एक कांग्रेस पर्सन, एक वर्कर बोलने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हूँ। मैं वही काम अभी भी कर रही हूँ, लगातार करती रही हूँ। लेकिन जिनको टिकट दी वो जीत गए, हालांकि इसका मतलब तो पार्टी का डिसीजन ठीक ही था। देखिए, ये जो पर्टिकुलर सीट थी ना कलायत, वो बड़ी इजी सी थी, हमारा सबसे इजी विन था ये। यदि हम ये बड़े कम मार्जिन से, कम वोटों से जीतते हैं तो ये भी एक तरीके का, आप समझिए, ये यहाँ पर शुरू दिन से हर एक व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाएं, मैं चैलेंज करती हूँ आपको यहीं पर ही कि आप जाएंगे और पूछेंगे, वहाँ बोलेंगे कांग्रेस, भाजपा कोई बोलता ही नहीं है वहाँ पे। वो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का इलाका है, और यदि कांग्रेस वहाँ से कम वोटों से जीतती है तो क्या कहेंगे उसे। यहाँ पर पार्टी ले सकती थी ना एक डिसीजन, लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, वो आपने पहले ही बता दिया था। और मैं ये कहती हूँ, आप मुझे छोड़िए, मैं अपने आप को साइड में रखती हूँ। कोई भी इंसान है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर रहा है, जिसने मुद्दा बना दिया उस प्रदेश में जो मुद्दा कभी था ही नहीं, क्योंकि उसके खुद के दिल को लगी थी वो चोट, और जो लगातार काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में सोच लिया कि आज ये भर्तियों का मुद्दा है, चलो इसे उठाते हैं, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की है। मुझे खुद चोट लगी हुई थी, मैं खुद दुखी थी, मेरे साथ खुद गलत हुआ था, और एक बार नहीं बार बार हुआ था, लगातार हो रहा था, तब आवाज़ उठानी शुरू की। विकास से कभी तो मिले हैं वैसे, जो आप विधायक हैं? जी मैं मिली हूँ, मैं जानती हूँ। हाउ इज ही एज ए पर्सन? वो भी पढ़े लिखे हैं। हाँ ठीक है, मैं मिली हुई उनसे। अच्छा, मिले हुए आप? जी। और उनके पिताजी से? जेपीओ तो बहुत बड़े पुराने जी नेता मैं जानती हूँ उन्हें, और मैं मिली हूँ उन्हें। और आपने उन पर कटाक्ष भी किया था कुछ जो? देखिए, मैं बड़ों का आदर सम्मान करती हूँ, आदरणीय हैं सब बड़े मेरे लिए, लेकिन जब वो अपनी लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर आत्मसम्मान पे बात आ जाती है। आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता। जब वो एकदम से ऐसे वाहियात बातें करेंगे जो उन्होंने कहा और ये सारे प्रदेश ने सुना, तो क्यों ना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, फिर तो देना पड़ेगा, और वो दिया भी। आपने जवाब दिया? बिल्कुल दिया, मुझे डर नहीं लगता, मैं सही बात बताऊं। मैंने इतना संघर्ष किया है ना सत सिंह जी लाइफ में, मतलब कोई भी चीज़ मुझे प्लेट में सजा के नहीं मिली है। हर एक चीज़ के लिए मैंने संघर्ष किया है। इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेज तो ऐसी आ जाती है कि जहाँ से उसकी लाइफ ईजी हो जाए। मेरी लाइफ में अभी वो स्टेज आई नहीं है। ऑन दिस नोट, श्वेता जी, आज आपसे बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन हमारा पॉडकास्ट का भी एक समय होता है जी। आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में, और शी टॉक्स का जो सही मायना था वो ये था कि हम वीमेन का पर्सपेक्टिव भी जान सकें, और कोई महिला इतनी बहादुर हो सकती है वो भी आपने अपने एग्जाम्पल्स के साथ, अपनी संघर्ष की कहानी के साथ हमें बताया। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और आपके इस शी टॉक्स का जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसकी शुरुआत के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये बड़े फले फूले। थैंक यू जी। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar.